सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 3 जून और आज हम 3 जून के बैंकिंग अवेयरनेस की डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मिली हैं मुझे, ठीक है। जैसे आप सबको पता होगा कि आजकल क्रिप्टो करेंसीज पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है इंडिया में, ठीक है। हालांकि हमारी आरबीआई ने थोड़ी सी छूट दी है क्रिप्टो करेंसीज वालों को, राइट। तो ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। वसीरेक्स जो है वो वही कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसीज में डील करती है इंडिया में, राइट। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं आज हमारे पास, 4 5 6 7 खबरें हैं, ठीक है। आई होप जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे खबरें खत्म करने की, ताकि आपको एक डिटेल पर्सपेक्टिव मिल जाए कि खबर क्या है बेसिकली, और बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Bombay Stock Exchange signs MOU with ESC to encourage SME and startup listing। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारे देश की, ये सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आपको पता होगा, ठीक है। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज तो है ही, इवन एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बोला गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडियाज प्रीमियर एक्सचेंज एंड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये, with a speed of 6 microseconds. On Tuesday has signed a memorandum of understanding with Electronic and Computer Software Export Promotion Council, that is ESC। वही बोला गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एमओयू साइन किया है with Export Promotion Council, that is with Export Promotion Council, Electronics and Computer Software Export Promotion Council के साथ। किस लिए किया है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग अमंग आईसीटी एसएमईज एंड स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री, ताकि उनको बेनिफिट समझाया जा सके छोटी छोटी एसएमईज को और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को, कि अगर आप लिस्ट करोगे अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। तो ये है खबर, और बेसिकली वही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एमओयू साइन किया है ईएससी के साथ, ताकि वो एनकरेज कर पाए किसको, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को, और स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को, ताकि वो लिस्टिंग करे कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड कंपनी है, कौन सी, ईएससी जो है, ठीक है, इंडिया, विद अ मैंडेट टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जिसका जिसका मकसद ये है कि ये क्या करेगी, विद अ मैंडेट इनके टू प्रमोट एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन, जो एक्सपोर्ट के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको ये मतलब वो करेगी, उसको ये ज्यादा से ज्यादा फैलाएगी, उसको प्रमोशन करेगी। एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज sector from the country and works as a bridge between the government and the industry on policy promotional matters। ठीक है, बेसिकली ये क्या करती है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है ना, उसमें इंडिया की हेल्प करती है, और जो लोग करना चाहते हैं उनकी मदद करती है, उनको चीजें समझाती हैं, और इट बेसिकली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। वही बोला गया, ये जो है sector forms from the country as a work as a bridge between the government and the industry और गवर्नमेंट के बीच में ये एज अ ब्रिज काम करती है, विद अ स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप ऑफ ओवर 2300 आईसीटी एक्सपोर्टर्स। ठीक है, इनके पास जो वही, वो तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जो एक्सपोर्टर्स की का वो है वो 2300 है, ठीक है। कवरिंग द एंटायर gamut of electronics and IT industry in the areas like consumer electronics, components, components, instrumentation, telecommunication, computer hardware and peripherals, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड आईटी इनेबल सर्विसेज। ठीक है, तो इनके बहुत सारे जगहों पे मतलब लोग काम कर रहे हैं, और इनका जो बेसिकली ये बताया गया कि किस किस इंडस्ट्री में एक्टिव है और पहुंच है, ताकि ये चीजों को हैंडल करती है वहां पे भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और बोला गया है साफ साफ कि बाय यूटिलाइजिंग इट्स नेटवर्क ईएससी विल इवैल्यूएट द एसएमईज। ओके, जैसे कि यहाँ पे ने बताया आपको, बहुत बड़ा नेटवर्क है किसका, ईएससी का। तो बोला गया बाय यूटिलाइजिंग इट्स नेटवर्क ईएससी विल इवैल्यूएट द एसएमईज, वो एसएमईज को इवैल्यूएट करेगी एंड स्टार्टअप फॉर लिस्टिंग ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई एंड स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। ठीक है, पहले वो इवैल्यूएट करेगी किसको, एसएमईज को और स्टार्टअप्स को, ताकि देखा जाए कि वेदर दे आर मतलब एंटाइटल्ड है या नहीं है वो लिस्ट होने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, और अगर है तो फिर उनको सपोर्ट करती है, उनको प्रमोट करती है, उनको बेसिकली कन्विंस करती है ताकि वो लिस्ट करे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे।
Both ESC and BSC, both ESC and BSE plans to host road shows and events across India to create awareness and promote the listing of SMEs. तो देखो, इन दोनों ने प्लान किया है, किसने? ESC ने, और दोनों ने प्लान किया, किसने? ESC ने और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, कि वो इंडिया में रोड शोज करेंगे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और प्रमोट किया जा सके कि वो लिस्ट करें एसएमईज में, लिस्ट किया जा सके, लिस्टिंग ऑफ एसएमईज एंड स्टार्टअप्स एंड रेज इक्विटी कैपिटल ऑन द एक्सचेंज टू एक्सपेंड एंड ग्रो देयर बिजनेसेस। ठीक है, बेसिकली वो चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए लिस्टिंग को लेके, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं और स्टार्टअप्स हैं वो अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें। अब देखो, जहां तक हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में स्टेब्लिश हो गया था। तो मैंने बोला आपको, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन है जस्टिस विक्रमजीत सेन और एमडी एंड सीईओ है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पार्टनर्स विथ माइक्रोसॉफ्ट टू ऑटोमेट ऑडिट्स ऑफ सर्विस कॉल्स। ठीक है, तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो है उसने पार्टनरशिप करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ताकि वो ऑटोमेट कर पाए किसको? ऑडिट्स ऑफ सर्विस कॉल जो होता है उसको उसको ऑटोमेट कर पाए। ठीक है, सर्विस कॉल्स कौन सी होती है? जो बेसिकली आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो ना, तो उसकी ऑडिट पहले वो मैनुअली किया करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप कर लिया है, तो इनकी जो कॉल्स वगैरह हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स की, वो ऑडिट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है, तो यही खबर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, country's largest private sector general insurance Lombard, ICC Lombard NIC, has tied up with the Microsoft to strengthen and automate the quality control process. Quality control का एक process होता है, पता है ना आपको ये? The insurers will make use of Microsoft Azure Speech Service. ये important है कि कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करके ऐसा करने वाली है? वो Microsoft की Azure Speech Service and National Language Processing, इसको यूज करके वो ये फंक्शन को यूज करने वाली है टू स्क्रीन इट्स डेली सर्विसेज कॉल्स मेड बाय कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, वो इस माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर स्पीच सर्विस को यूज करके अपनी जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके कॉलों को ऑडिट कर पाएगी। ठीक है, इससे पहले क्या होता था? अकॉर्डिंग टू द कंपनी, अर्लियर सच प्रोसेसेस रिक्वायर्ड कंपनी टू मैनुअली स्क्रीन अ सैंपल ऑफ 20% ऑफ ओवर 1000 कॉल्स अ डे। इससे पहले क्या होता था? कंपनियों को 1000 कॉल में से 20% कॉल को सैंपल कॉल की तरह लेके उसको चेक करना पड़ता था मैनुअली, कि पता चले कि whether the executive is performing good or not, whether he is behaving with our customers in a decent manner or not, right? Or whether they are able to solve the problem or problem raised by the customer or not. So ये सब चीजें करनी पड़ती थी पहले, बट अब जो क्या होगा कि इसके बाद ये जो Azure स्पीच सर्विस आ जाएगी, जब से इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है, तो उससे क्या होगा? ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मशीन विल ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट ऑल दीज थिंग्स। The new technology will also help the company solve the multiplicity of languages with customers often switching between English and Hindi during the calls. ओके okay? और जो मल्टीप्लिसिटी लैंग्वेज की होती है ना, कई बार कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि हम हिंदी में बात करेंगे एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट? सो उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। इट विल ऑटोमेटिकली help the executives to deal with these kind of customers. Right? Microsoft technology is also able to automate its quality assurance process to remove human bias from customer calls, resulting in improved customer outreach. ठीक है, ये क्या करेगा? क्वालिटी एश्योरेंस को भी मेंटेन करेगा। ठीक है, कैसे मेंटेन करेगा प्रोसेस? जो ताकि ह्यूमन बायस जो होता था वो ना हो पाए फ्रॉम कस्टमर कॉल्स, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड कस्टमर आउटरीच। और इससे क्या होगा कि आउटरीच जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी विथ एन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ऑडिट सिस्टम। कूल, समझ में आ गया आपको? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बताइए। चलो ये आप बताओगे मुझे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। हर रोज हर सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से कुछ देखते नहीं हो। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के बारे में बेसिक डिटेल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बच्चों बच्चों को पता होगा। ठीक है, उसके एमडी और सीईओ कौन है? ठीक है, और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड कब बनी थी? चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। India's largest crypto exchange, WazirX, announced India's first NFT marketplace amid crypto boom। तो आपको पता होगा वजीरेक्स जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसीज में डील करती है। इंडिया लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स ने अनाउंस किया है कि इंडिया की पहली एनएफटी मार्केट प्लेस जो होगी
ओके, इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX अनाउंसेस इंडियाज फर्स्ट, WazirX ने अनाउंस किया है इंडियाज फर्स्ट मार्केट प्लेस जो क्रिप्टो बूम से पहले जिसका नाम है इंडियाज फर्स्ट NFT मार्केट प्लेस बनाया बताया है इन्होंने। सो WazirX जो है वो इंडिया की बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसने ट्यूसडे को अनाउंस किया है इंडियाज फर्स्ट नॉन फंगिबल टोकन्स NFT नॉन फंगिबल टोकन्स मार्केट प्लेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ट्यूसडे को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने NFT मार्केट प्लेस। द डेवलपमेंट कम्स अ डे आफ्टर the RBI breather to cryptos operators in India and amid the huge popularity of digital currencies in the country। देखो ऐसा क्यों हुआ है, एक तो इन्होंने लॉन्च कर दिया सबसे पहले पहला NFT मार्केट प्लेस इंडिया में लॉन्च किया है, ठीक है। ये कब आया है, जब आरबीआई ने थोड़ी सी ब्रीदर दी है, मतलब थोड़ी सी हवा दी है बेसिकली, मतलब थोड़ा सा रिलीफ दिया है किसको, क्रिप्टो ऑपरेटर्स को इंडिया में। क्योंकि वो इसलिए भी दिया है बिकॉज इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की पॉपुलैरिटी और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। Apart from India, the NFT marketplace is being launched in South Asian countries too। सिर्फ इंडिया में NFT लॉन्च नहीं हुई है, NFT साउथ एशियन कंट्रीज में भी लॉन्च हो गई है। WazirX marketplace is a NFT marketplace for Indian artists and creators। WazirX जो है ये मार्केट प्लेस जो है ये NFT मार्केट प्लेस है, किसके लिए, ये सिर्फ इंडियन आर्टिस्ट के लिए है और क्रिएटर्स के लिए है। WazirX WazirX invites artists, creators, and buyers to come to narrate the new Indian story, the company said। WazirX ने बोला कि हम इनवाइट करते हैं आर्टिस्ट को, क्रिएटर्स को, बायर्स को कि वो आए और इंडिया की नई स्टोरी नरेट करें। NFT इज अ डिजिटल एसेट। NFT जो है वो एक डिजिटल एसेट है which can be anything from real world objects like art, music or videos। ये कुछ भी हो सकती है, right? You can buy these assets or sell them on the platform with digital currency, ठीक है, just like digital coins। They are also encoded with blockchain technologies, right? तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक से इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया फर्स्ट एनएफटी मार्केट प्लेस एमिड क्रिप्टो बूम, WazirX इंडिया में लॉन्च किया गया। बहुत ये अभी जो है बहुत बूम पे भी है और आरबीआई ने भी फाइनली थोड़ी सी रिलीफ दे दी है इनको, तो ये खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। India's fiscal deficit for 2020-21 at 9.3% of GDP, CGA। CGA क्या है? CGA is Controller General of Accounts। So according to Controller General of Accounts data released on Monday, India's fiscal deficit for 2020-21 was at 9.3% of gross domestic product। याद रखिए, जो सीजीए की रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है, डेटा रिलीज की गई है, उसमें बोला गया है मंडे को कि फिस्कल डेफिसिट जो है इंडिया की 2020-21 की वो 9.3% रही है ऑफ जीडीपी, ठीक है, जो कि कम है, 9 लोअर देन 9.5% एस्टिमेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट। जो कि रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट में हमने किया था कि 9.5% रहने वाली है, उससे थोड़ी सी कम है, ठीक है। द रेवेन्यू डेफिसिट एट द एंड ऑफ द फिस्कल वाज 7.42% एज पर सीजीए, और जो रेवेन्यू डेफिसिट थी वो 7.42% थी ऑफ, ठीक है, एज पर द सीजीए डेटा। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 7.42% रही है, ठीक है। Aditi Nair, chief economist, ICRA Limited said, as we had surmised, higher than anticipated tax revenues helped to curtail the government of India's fiscal deficit for financial year 21 to rupees 18.2 trillion, modestly below the revised estimate of rupees 18.5 trillion, which will come as a relief to the bond markets। Simultaneously, revenue expenditure exceeds the financial year 2021 on account of the back ended release of the food subsidies। तो अदिति नायर जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कुछ कुछ चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि आईसीआरए जो है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ जो, एक तो एक सेकंड रुकिए। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं सबसे पहले इसमें, सीजीए ने जो रिपोर्ट किया है रेवेन्यू डिफिसिट जो 7.42% है, वो अमाउंट में कितनी जाती है, वो जाती है भाई साहब, अमाउंट में वो जाती है लगभग 16.32 ट्रिलियन जाती है, 16.32 ट्रिलियन जा रही है ये, ठीक है, 16.32 ट्रिलियन जा रही है। और फरवरी 2020 में जो द गवर्नमेंट सेट द फिस्कल डेफिसिट एट 7.96 लाख करोड़, और गवर्नमेंट ने
जो 2020 में सेट किया था फिस्कल डेफिसिट, वो 7.96 लाख करोड़ था, जो कि 3.5% था ऑफ जीडीपी, बट लेटर ड्यू टू कोविड-19 ये बढ़ के 9.5% करना पड़ गया था। बाय गॉड, ये ऑलरेडी पहले सिर्फ 3.5% था, याद रखिए। कितना था ये? 3.5% था। बाद में इसको बढ़ा के 9.5% कर दिया गया था रिवाइज में, बट अल्टीमेटली ये 9.3 रहा, विच इज थोड़ा सा बेहतर खबर है आपकी, थोड़ी सी बेहतर खबर है आपके लिए, बट ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सब्सिडी हैज ओवरशूट द फाइनेंशियल ईयर 21 बाय 24.3%। ओके, जो गवर्नमेंट इंडिया की जो फूड सब्सिडी है वो बढ़ गई है, ठीक है, 24.3% से, और ₹1 ट्रिलियन which will believe corresponds to the prepayment of the FCI's liabilities in financial year 2021 that had earlier been planned to be discharged in financial year 2022। ठीक है, तो आपको पता हो कोविड 19 के आने से बहुत सारी चीजें जो है ना, जो सरकार ने प्लान कर रखी थी ऑलरेडी, वेदर इट्स एग्रीकल्चर को लेके, इकोनॉमी को लेके, और फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, और प्लानिंग, प्लॉटिंग जितनी भी थी वो सब धड़ी की धड़ी रह गई है। ये कोविड 19 ने हर चीज उथल पुथल करके रख दी, और सरकार की जो पूरा बैलेंस था, पूरा पेमेंट और जो भी थे, पेमेंट थी, रिसीट थी, और पूरा जो बैलेंस होता है ना इकोनॉमी का, उसको बिगाड़ के रख दिया है इसने। ठीक है, तो खबर सिर्फ आपके लिए इसमें इतनी सी है कि इंडिया जो फिस्कल डेफिसिट थी फॉर 2020-21 वो 9.3% रही है, जबकि ये पहली बार जब हुआ था तो इसको 3.5% एक्सपेक्ट किया गया था। बाद में कोविड के आने के बाद इसको रिवाइज किया गया, इसको 9.5% किया गया कि 9.5% की हमें फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेगी 2020-21 में, बट एंड तक ये 9.3% रही, तो 0.2% का इंडिया को समहाउ फायदा नहीं हुआ है, नुकसान तो है ही वैसे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। SBI cuts financial year 22 GDP growth estimate to 7.9%, recovery to be W shaped। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है के इकोनॉमिस्ट जो है, उसने ट्यूसडे को शार्पली स्लैश देयर फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 7.9%। उन्हें घटा दिया है 2022 में जो इंडिया की जीडीपी होगी वो 7.9% के रेट से ग्रो करेगी, द लोवेस्ट अमंग ऑल एनालिस्ट। अभी तक जितने लोगों ने किया है उसमें सबसे कम कर दिया एसबीआई ने, फ्रॉम द अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 10.4%। इससे पहले वो बोलते थे कि ये 10.4% के रेट से ग्रो करेगी, 10.4%, बट अब गिरा के इन्होंने 7.9% कर दिया है। The economists at the state-run lenders seemed to attribute the impact of the second wave of COVID-19 infection as a key factor for the revision in the growth estimate and pitched for faster vaccination। ठीक है, इन्होंने बोला है कि साफ साफ कोविड 19 इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इतना ज्यादा गिरावट आ रही है, और अगर आपको इसको बचाना है तो आपको वैक्सीनेशन प्रोसेस को फास्ट करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? ये एसबीआई बोल रहा है। ठीक है, आवर एनालिसिस shows a disproportionately larger impact on the economy this time, and given that rural is not as resilient as urban, the pickup in pent up demand is unlikely to make a large difference in financial year 22 GDP estimate, and hence it could only be a modest pickup। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से सेकेंड वेव ने इंडिया की इकोनॉमी पे हिट किया है, ठीक है, और नॉट इवन इन द अर्बन सेक्टर बट इन रूरल सेक्टर एज वेल, तो इस बार का झटका जो है इंडिया को बड़ा लगा है, और इससे रिकवर करने में वक्त लगेगा। और जैसा हम सोच रहे हैं कि अचानक से रिकवर कर जाएगी इकोनॉमी बहुत तेजी से, ऐसा भी नहीं होने वाला है, आराम आराम से रिकवर करेगी और वक्त लगेगा। ठीक है, द एसबीआई इकोनॉमिस्ट सेड द इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस विल आल्सो हैव एन इंपैक्ट ऑन द जीडीपी ग्रोथ। और उन्होंने ये भी बोला कि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उससे भी इंडियन जीडीपी में बहुत फर्क पड़ेगा। And added that the overall consumption trajectory will depend on the recovery in trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting। ठीक है, और ये सब चीजें जो है ना डिपेंड करेंगी इंटरनेशनल मार्केट पे। ठीक है, और उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे चल रही है, किस किस डायरेक्शन में जा रही है, वेदर इट्स ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो भी फील्ड हो, उसमें इंटरनेशनल मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की भी इकोनॉमी फ्लक्चुएट करेगी। The Reserve Bank of India has maintained its growth estimate of 10.5% despite the emergence of second wave। वहीं आरबीआई ने अपनी 10.5% की ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखी हुई है इंडिया की 2022 के लिए। ठीक है, हालांकि देखो इसमें भी कट आएगा, बट ठीक है, फिलहाल अब तक तो 10-10.5% आरबीआई ने मेंटेन कर रखी कि यस वी विल बी एबल टू ग्रो एट 10.5%, बट एसबीआई सेड नो, 7.9 इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा ग्रो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर। नहीं, एक और खबर रह गई है, ये इंपॉर्टेंट खबर है, देखिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एके विनोद एज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर।
ये लग रही है प्रॉपर बैंकिंग की खबर। तो एके विनोद जो है ना, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट ओन्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज नॉमिनेटेड AK Vinod as its Chief Compliance Officer. AK Vinod, Chief General Manager, has been nominated as the Chief Compliance Officer with effect from 1 जून 2021 in place of KL Raju, General Manager थे पहले। उनकी जगह AK विनोद को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। विनोद जो है वो 50 साल के हैं, हु वाज हैंडलिंग MSME एंड स्मॉल कॉर्पोरेट वर्टिकल ऑफ द बैंक। विनोद जो है वो MSME और स्मॉल कॉर्पोरेट वर्टिकल जो है बैंक की उसको हैंडल कर रहे थे। हैज बीन नॉमिनेटेड एज द CCO, दैट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और 3 साल का इनका टेन्योर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, कल 150 पे आके अटका दिया, मैं 151 देखने के लिए तरस गया। हद हो गई है आप लोगों की तो, मतलब बढ़ा ही नहीं रहे हो, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे हो यार। 151 देखने के लिए मैं तरस गया हूँ। फटाफट करो यार, 200 पहुंचाना है जल्द से जल्द। मैंने टारगेट रखा था कि इस वीकेंड तक, संडे तक 200 हो जाएंगी, बट रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे। 200 तो दिख नहीं रहे मुझे होते हुए सब्सक्राइबर, ठीक है? पर फिर भी उम्मीद पे दुनिया का है मैं। आई होप क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए और संडे तक 200 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे। थैंक यू सो मच आज के लिए। फिलहाल मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ और अच्छी एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। कल से मैं कोशिश करूंगा और क्रिस्प न्यूज लेके आऊं जो स्पेसिफिक हो, ठीक है, बैंकिंग के लिए। आज मैंने थोड़ी सी ज्यादा डिटेल न्यूज ले ली। मुझे पता है इस इन वीडियो में एक दो जो स्लाइड्स थी वो इररिलेवेंट थी, उससे सवाल नहीं आएंगे, मुझे पता है जो पैटर्न चला रहा है। बट फिर भी मैं कल से कोशिश करूंगा और रेलेवेंट सवाल, थोड़े से कम स्लाइड्स लेके आऊं, पर सारे रेलेवेंट लेके आऊं, ताकि आपको उससे ज्यादा फायदा मिले, ठीक है? थैंक यू सो मच आज के लिए। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में।